नमस्कार साथियों, ग्रामीण डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सुखवीर विरदी फिजिक्स की क्लास लेके आ रहे हैं। फर्स्ट क्लास में अपने 11th फर्स्ट के जो चैप्टर हैं उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनका जिक्र करेंगे। नेक्स्ट जो क्लास आएगी उस क्लास में फिजिक्स सेकंड 11th के जुड़े क्वेश्चन होंगे। उससे नेक्स्ट क्लास इसी सीक्वेंस के अंदर 12th फर्स्ट एंड 12th सेकंड की रहेगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते अपने क्वेश्चन फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन फर्स्ट हमारे स्क्रीन पर है। एक बार आप वीडियो रोको और इसका सॉल्यूशन करो, फिर उसके बाद में अगर नहीं हो रहा तो अपने इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो इस सीक्वेंस से करेंगे, थोड़ा अच्छा फायदा रहेगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है, यदि संवेग, मोमेंटम, एरिया, क्षेत्रफल एंड समय, टाइम को मूल राशि मानना है, इन तीनों राशियों को मूल राशियां मानते हुए हमसे ऊर्जा की विमा पूछ रहा है, एनर्जी की डायमेंशन बताओ क्या होगी। तो हमसे कह रहा है कि आप जो संवेग है P, मोमेंटम, एरिया A और समय T को मूल राशियां मानो और किसकी विमा लिखो? ऊर्जा की विमा। इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे डील करते हैं? सबसे पहले अपने इसमें मान लेंगे कि माना जो ऊर्जा है वो समानुपाती है P की पावर X, A की पावर Y और T की पावर Z। ऐसे लिख सकते हैं E बराबर K, P की X, A की Y, T की Z। अब इसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड के अंदर जो राशियां आ रही हैं उसकी विमा लिखकर अपने तुलना कर लेंगे, जिससे अपने X, Y और Z का मान आ जाएगा। वो मान यहां पुट कर देंगे अपने, तो ऊर्जा की विमा आ जाएगी। तो इसमें इधर है ऊर्जा, ऊर्जा की विमा होती है M की 1, L की 2, T की -2। ये कोई ना कोई कांस्टेंट है, इसको लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती। P यहां पर क्या है? संवेग। संवेग जो होता है P, उसकी विमा अपने P बराबर mv से ज्ञात कर लेंगे। m यहां द्रव्यमान, द्रव्यमान है तो m की 1, वेग होता है मीटर पर सेकंड, तो L की 1, T की -1 की होल पावर x। A यहां क्षेत्रफल एरिया, L की पावर 2, T यहां पर समय, T की 1 की होल पावर z और यहां होल पावर y। अगर इनको अपने कंबाइंड करें तो m की पावर यहां x आ रहा है, L की पावर x यहां प्लस 2y, T की पावर यहां T की पावर -x प्लस z। और लेफ्ट में अपने ऊर्जा की विमा M की 1, L की 2, T की -2। अगर कंपेयर करें तो यहां M की पावर x, यहां M की पावर 1, दैट इज x का मान 1 आ चुका है। L की घातें अगर अपने कंपेयर करें तो x प्लस 2y, x प्लस 2y, उस तरफ L की घात 2, x का मान यहां 1 है, 1 प्लस 2y बराबर 2। इसको इधर लाएंगे, 2y बराबर 1, तो y का मान हाफ, तो y का मान हाफ आ चुका है। अब बचा z, तो इसमें यहां पर t की पावर है -x प्लस z और उस तरफ t की पावर -2। हमें z निकालना है, तो z बराबर हो जाएगा -2 प्लस x, -2x का मान 1 है तो z की वैल्यू आ जाएगी -1। तो इस प्रकार से मैंने x, y और z के मान निकाल लिए। अतः ऊर्जा की विमा क्या बनेगी? इस ऊर्जा की विमा बन जाएगी P की पावर x, तो P x का मान 1, A की पावर y, y का मान यहां पर हाफ, T की पावर
जेड, और जेड का मान यहां -1। तो अतः ऊर्जा की विमा जो हो जाएगी पी की 1 ए की हाफ टी की -हाफ। तो अब इसमें ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट दिख रहा है, तो इसका आंसर नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न फिर वापिस वही मात्रक विमा में से है। इसको भी किस तरीके से, वीडियो रोको, पहले इसका सॉल्यूशन करो, फिर नहीं हो रहा तो इसका अपने वीडियो देखें आगे। क्वेश्चन है L बटे RCV। तो ये प्रश्न है L बटे RCV की विमा पूछ रहा है। यहां L कुंडली का प्रेरकत्व, R प्रतिरोध, C धारिता और V विभव या विभवांतर होगा। इसमें थोड़ा अपने को सोचना पड़ेगा किस तरीके से हमसे इसकी विमा चाह रहा है। तो L बटे R अगर अपने को ध्यान में हो तो Q बराबर CV होता है। तो आप इस CV को Q लिख सकते हैं, ये Q आ चुका है। और एक चीज इसमें और ध्यान रखना, L बटे R जो होता है इसकी जो विमा होती है वो समय की विमा के बराबर होती है। अर्थात L बटे R को हम समय की बराबर लिख सकते हैं अपॉन क्या Q। अब इसको थोड़ा सा देखें, हमें धारा का फॉर्मूला पता है, धारा I बराबर होती है Q बटे T। तो यहां उसका उल्टा आ रहा है, इसका मतलब ये 1 बटे धारा बन चुका है। तो हम इसकी विमा लिखेंगे तो A की पावर -1। तो ये इसकी हमारे पास क्या आ जाएगी, विमा आ जाएगी। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न यहां त्रुटियों से संबंधित है। आपको दे रखा है यहां कि R बराबर V बटे I और V का मान दे रखा है। V का मान हमारे पास है 100 ± 5। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है V का जो एग्जैक्ट मान है 100, त्रुटि उसमें +5 या -5 हो सकती है। तो पहला काम अपने इस V में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कर लेते हैं। V में प्रतिशत त्रुटि कैसे ज्ञात करें, त्रुटि है 5, एग्जैक्ट मान 100 × 100 साथ में प्रतिशत। तो ये हमारे पास V के मान में प्रतिशत त्रुटि आ चुकी है 5%। सिमिलरली अपने को I का मान दिख रखा है, I का मान है 10 ± 0.2। इसका क्या तात्पर्य है, I का एग्जैक्ट मान 10 है, 0.2 ± इसमें त्रुटि हो सकती है। तो पहले हम क्या करते हैं, I में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कर लेते हैं। I में प्रतिशत त्रुटि कैसे, त्रुटि है 0.2 की एग्जैक्ट मान 10 × 100 साथ में प्रतिशत। इसको सॉल्व करें अगर अपने तो ये हमारे पास 2% आ चुका है। तो दोनों राशियों में त्रुटि ज्ञात कर ली। अब ये हमसे प्रश्न क्या कह रहा है कि R में त्रुटि बताओ कितनी होगी। तो जो R राशि है वो V और I से मिलकर बनी है। जब V में त्रुटि है, I में त्रुटि है, तो वाजिब सी बात है R में भी त्रुटि पाई जाएगी। अब इसमें एक त्रुटि का रूल होता है, इस बात को देना, त्रुटि हमेशा जुड़ती है। अगर V में त्रुटि 5% है, I में त्रुटि 2% है, त्रुटि हमेशा ऐड होगी। तो 5 और 2 7%, अर्थात R में त्रुटि 7% हो जाएगी। तो इसका सही आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है, एक कोई गतिशील कण के किसी क्षण निर्देशांक दे रखे हैं। x निर्देशांक दे रखा है at², y निर्देशांक दे रखा है bt²। हमसे क्या पूछ रहा है, किसी क्षण कण की चाल बतानी है, स्पीड बतानी है, क्या होगी। तो पहले इस क्वेश्चन को अगर देखें तो यहां पर ये द्विविमीय गति हो रही है।
द्विविमीय गति का कैसे पता चला? टाइम के साथ साथ एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। यदि टाइम के साथ साथ दो कोऑर्डिनेट चेंज हो तो वहां पर द्विविमीय गति होती है। और द्विविमीय गति में जो वेग होता है, वेलोसिटी, इसको इस प्रकार से लिखा जाता है ux आई कैप प्लस uy जे कैप। अब बात आता है ux क्या होता है? ux होता है dx पॉन dt आई कैप, uy होगा dy पॉन dt जे कैप। अर्थात अपने इस समीकरण से x से dx पॉन dt की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसका करते हैं अपने अवकलन। इसका अवकलन करेंगे 2at। फिर इस समीकरण से अपने dy पॉन dt की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। इसका अवकलन करेंगे तो 2bt आ जाएगा। ये वैल्यू अगर मैं यहां पुट करूं तो वेग की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास? dx पॉन dt का मान 2at इंटू आई कैप प्लस dy पॉन dt की वैल्यू 2bt इंटू जे कैप। ये वैल्यू आ चुकी है। लेकिन अगर हम थोड़ा क्वेश्चन की तरफ नजर दौड़ाएं तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्पीड बतानी है। तो स्पीड क्या होती है? इस वेग का परिमाण ही स्पीड होगी। अर्थात इसका परिमाण ज्ञात कर लें, वही क्या आ जाएगी? स्पीड आ जाएगी। तो इसका अपने परिमाण ज्ञात करते हैं। अर्थात स्पीड आएगी। किसी राशि का परिमाण कैसे ज्ञात करेंगे? आई कैप में जो आ रहा है 2at उसका होल स्क्वायर, जे कैप का जो गुणांक है 2bt का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व करें, 2 स्क्वायर से 2 बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर यहां भी, टी स्क्वायर यहां भी, यहां से टी बाहर आ जाएगा और रूट में बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अर्थात हमारे पास स्पीड की वैल्यू क्या आ चुकी है? 2t रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये अपने ऑप्शन देखें, 2t रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? एक कोई वस्तु है 30 मीटर पर सेकंड के वेग से पूर्व की ओर गति करती है। 10 सेकंड पश्चात उसका जो वेग है उत्तर की ओर 40 पर मीटर सेकंड हो जाता है। कह रहा है वस्तु का औसत त्वरण बताओ कितना होगा। तो पहले इसका अपने डायग्राम बनाएं। इस तरफ अपने पास उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। प्रश्न क्या कह रहा है? एक वस्तु 30 मीटर पर सेकंड से पूर्व की ओर, अर्थात पहले वो पूर्व की ओर चली, किससे? 30 मीटर पर सेकंड से। फिर क्या हुआ? इसका वेग उत्तर की ओर हो गया, मतलब इस तरफ उसका वेग उत्तर की ओर हो चुका है। उत्तर की ओर इसका वेग हो गया 40 मीटर पर सेकंड। कह रहा है वस्तु का औसत त्वरण बताओ। तो हम लोग औसत त्वरण कैसे ज्ञात करेंगे? त्वरण ज्ञात करना हो, ऊपर आता है वेग में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। वेग में परिवर्तन कैसे ज्ञात किया जाए? वेग में परिवर्तन होगा फाइनल वेग माइनस इनिशियल वेग अपॉन लगा टाइम टी। ये वेग में परिवर्तन आ जाएगा। फाइनल वेग देखें कितना है? तो फाइनल वेग 40 मीटर पर सेकंड है तो 40, लेकिन उसकी दिशा भी देखनी है। तो फाइनल वेग की दिशा ऐसे है, ऊपर की ओर हम जे कैप लेते हैं, जे कैप माइनस इनिशियल वेग कितना है? 30 है। इनिशियल वेग की दिशा इस तरफ है, इस तरफ मतलब एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में आई कैप अपॉन लगा टाइम। इसमें लगा हमारे पास टाइम है 10 सेकंड, अर्थात टाइम 10 सेकंड। तो इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 4j कैप माइनस 3i कैप। ये क्या आ चुका है? औसत त्वरण आ चुका है।
लेकिन ऑप्शन में इसका परिमाण ले रखा है, इसका परिमाण लेते हैं अपने, इसका परिमाण लेंगे तो क्या होगा, -3 का स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास बनेगा रूट में 9 + 16, रूट में 25 अर्थात 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा, औसत त्वरण आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, किसी कण का वेग दे रखा है, वेग का मान दे रखा है at + bt²। यहां अपने पास कह रहा है ये कोई स्थिरांक है a और b, कोई ना कोई कांस्टेंट है, और कह रहा है इस कण के द्वारा 1 सेकंड और 2 सेकंड के बीच तय की गई दूरी बताओ। अर्थात हमसे एक समय अंतराल में दूरी पूछ रहा है और हमें क्या दे रखा है, वेग दे रखा है। कभी भी वेग दिया हो और दूरी पूछे तो दूरी ज्ञात करने के लिए अपने उस वेग का समाकलन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, और इंटीग्रेशन v की वैल्यू हमारे पास, कभी भी वेग देखकर दूरी पूछे तो उसका समाकलन किया जाएगा, और वेग की हमारे पास वैल्यू दे रखी है at + bt²। और कहां से कहां तक, किस इंटरवल में पूछ रहा है दूरी, 1 से 2 सेकंड के बीच। तो करते हैं इसका इंटीग्रेशन और सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, at का करेंगे तो at² प्लस bt² का करेंगे तो bt की 3/3। लिमिट हमारे पास 1 से 2 तक हो जाएगी। अब ये वैल्यू यहां पर पुट करें अपने, तो a पहले अपर लिमिट 2 का स्क्वायर/2 प्लस b 2 की 3/3 माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करें तो लोअर लिमिट 1 है तो ये आ जाएगा a/2 प्लस b/3। इसको सॉल्व करें अपने पास, ये आ चुका है यहां से 2a और माइनस a/2 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 8/3b माइनस b/3। ये हमारे पास 2a माइनस a/2 3a/2 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास, इसको अपने सॉल्व करें अपने तो ये आ जाएगा हमारे पास 7/3b। तो ये हमारे पास तय की गई दूरी आ जाएगी 3a/2 प्लस 7b/3। अगर ऑप्शन देखें 3/2a 7/3b तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, m द्रव्यमान का कोई कण 36 से 45 डिग्री कोण बनाते हुए v वेग से प्रक्षेपित किया। कण के जमीन पर उतरते समय उसके संवेग में परिवर्तन बताओ। तो कुछ इस प्रकार का है, कोई कण है जिसको किस वेग से, v वेग से क्षैतिज के साथ 45 डिग्री कोण बनाकर प्रक्षेपित किया। तो अर्थात ये कौन सी गति करेगा, अगर क्षैतिज के साथ कुछ कोण बनाकर प्रक्षेपित किया तो वो प्रक्षेप्य गति करेगा, और प्रक्षेप्य गति का पथ प्रवलयाकार होता है। हमसे पूछ रहा है उसके संवेग में परिवर्तन बताओ। अगर मैं इसके द्रव्यमान से इसको गुणा कर दूं तो ये उसका संवेग आ जाएगा। अगर संवेग के इधर घटक निकालें तो वो आता है mv cos थीटा, इधर घटक क्या आ जाएगा mv sin थीटा। जब ये ग्राउंड पर टकराते समय ये एंगल भी हमारे पास थीटा ही होगा। इधर हमारे पास इस गति में क्षैतिज घटक तो नियत रहता है, अर्थात यहां पर भी संवेग आएगा mv cos थीटा, लेकिन जो ऊर्ध्वाधर घटक है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नीचे हो जाएगी, तो वो हो जाएगा mv sin थीटा। चाहे हम लोग इसको उससे कंपेयर करें तो माइनस भी लगा सकते हैं।
तो अर्थात क्या निकला, संवेग का क्षैतिज घटक नहीं बदलेगा, सिर्फ कौन सा घटक बदलेगा, ऊर्ध्वाधर घटक बदलेगा। ऊर्ध्वाधर घटक के कारण जो संवेग में परिवर्तन आएगा, संवेग में परिवर्तन, फाइनल संवेग माइनस इनिशियल संवेग करेंगे तो वो आएगा 2mv साइन थीटा। 2mv थीटा उसको क्षैतिज के साथ बनाया गया कोण, वो हमें प्रश्न में दे रखा है कितने डिग्री है, 45 डिग्री। तो साइन 45, 2mv साइन 45 का मान 1/√2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √2mv। ये उसके संवेग में क्या होगा, परिवर्तन। तो √2mv ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, एक प्रक्षेप्य को क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है। हमने प्रक्षेप्य को क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर फेंका, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, प्रक्षेपण बिंदु से देखने पर, प्रक्षेपण बिंदु से ऑब्जर्व करना है, देखने पर उच्चतम बिंदु पर उसका एलिवेशन एंगल क्या होगा, एलिवेशन एंगल पूछा जा रहा है। अब ये एलिवेशन एंगल का क्या सीन है, अगर देखें तो इस प्रकार से यहां पर आपने किसी प्रक्षेप्य को ऐसे फेंका और कितना एंगल बनाकर फेंका, 45 डिग्री। ये प्रक्षेपण कोण है। इस प्रकार से गति करते करते यहां गिर जाएगा वो। आपको कहे कि उसने प्रक्षेपण बिंदु से, मतलब यहां से उसको देखना है, ऑब्जर्व करना है उसके उच्चतम बिंदु का, ये हमारे उसकी गति का क्या है, उच्चतम बिंदु टॉप पॉइंट का एलिवेशन एंगल क्या होगा। एलिवेशन एंगल का मतलब कहां से उसको ऑब्जर्व करना है, प्रक्षेपण बिंदु से। कौन से बिंदु का, उच्चतम बिंदु, ये उसकी गति का उच्चतम बिंदु। प्रक्षेपण बिंदु से उच्चतम बिंदु को मिला दिया जाए ऐसे, तो ये यहां जो इसके साथ एंगल बनेगा ये वाला, इसी एंगल को अपने एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। 45 डिग्री यहां प्रक्षेपण कोण है और वो पूछ रहे अपने एलिवेशन एंगल, कौन से का, टॉप का, किसके सापेक्ष, प्रक्षेपण बिंदु के सापेक्ष। अर्थात हमसे ये अल्फा पूछ रहा है। तो अल्फा के लिए अगर थोड़ा देखें, यहां से मैं इसे रेखा खींच लेता हूं यहां, तो ये हमारे पास समकोण त्रिभुज बन चुका है। ये प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई होती है और ये टोटल दूरी उसकी परास होती है, और उच्चतम बिंदु पर जब चला जाता है तो क्षैतिज कितनी दूरी तय करता है, वो परास का आधा। तो ये दूरी हमारे पास r/2 हो जाएगी। अगर मैं इस समकोण त्रिभुज में tan अल्फा का लगाऊं फॉर्मूला, तो वो होगा h/r/2 अर्थात 2h/r। ये हमारे पास tan अल्फा की वैल्यू आ चुकी है। अब इस प्रश्न में एक बात और दे रखी है, थीटा क्या है, 45 डिग्री। अगर थीटा 45 डिग्री हो तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है। यदि थीटा 45 डिग्री हो तो पहली बात क्या होगी, परास जो है वो क्या होती है, अधिकतम होती है। परास अधिकतम होगी अगर थीटा 45 डिग्री है। साथ साथ r बराबर क्या होता है, 4h। परास अधिकतम ऊंचाई का 4 गुना आएगी, बट शर्त है प्रक्षेपण कोण 45 डिग्री होना चाहिए। यहां पर प्रश्न में यही कह रहा है कि प्रक्षेपण कोण कितना है, 45 डिग्री। अगर प्रक्षेपण कोण 45 डिग्री है तो परास अधिकतम होगी, साथ साथ वो परास है अधिकतम ऊंचाई का 4 गुना होगी। तो अगर हम यहां पर 2h, r का मान रख देते हैं 4h, तो ये हमारे पास tan अल्फा की वैल्यू आ चुकी है हाफ। तो अल्फा का मान क्या आ जाएगा, tan इनवर्स हाफ। तो इस प्रकार से आप उच्चतम बिंदु का प्रक्षेपण बिंदु के सापेक्ष एलिवेशन एंगल ज्ञात कर सकते हैं। तो अल्फा का मान आ चुका है tan इनवर्स हाफ। ये दो बातें भी आपको ध्यान रखनी है, थीटा कितने डिग्री हो, 45 डिग्री। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास सेकंड, tan इनवर्स
हाफ। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? एक व्यक्ति का द्रव्यमान 60 केजी है। व्यक्ति है जिसका द्रव्यमान 60 केजी है, वह 940 केजी द्रव्यमान की लिफ्ट का बटन दबाता है, उसके लिफ्ट के अंदर बैठा और बटन दबाता है, जिससे लिफ्ट क्या होती है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर की ओर गति करने लग जाती है। कुछ इस प्रकार से कोई ये व्यक्ति है जो लिफ्ट के अंदर बैठा है, इसे ये लिफ्ट है। लिफ्ट हमारे पास 940 केजी की है। व्यक्ति जो इसके अंदर बैठा है वो 60 केजी का है, और जैसे ही लिफ्ट ऑन किया तो वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ये लिफ्ट का त्वरण दे रखा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, वो ऊपर की ओर गति करती है, ऊपर की ओर गति करती है। ये कह रहा है कि तो उस केबल में क्या बताना है? तनाव बताओ जिससे ये लिफ्ट बंधी हुई है। ये लिफ्ट की केबल है, रस्सी है उसकी, इसमें हमसे टेंशन पूछ रहा है। टेंशन मतलब तनाव। एक बात ध्यान रखना, यदि लिफ्ट हमारे पास ऊपर की ओर त्वरित हो तो रस्सी में जो तनाव होता है टी डैश, वो होगा एम जी प्लस ए। एम यहां पर लिफ्ट प्लस आदमी का कुल द्रव्यमान, ए लिफ्ट का त्वरण है, जिस त्वरण से लिफ्ट कहां जा रही है? ऊपर की ओर जा रही है। अगर लिफ्ट ऊपर की ओर गति करे तो यहां भी 3 स्थितियां होती हैं। अगर ऊपर की ओर लिफ्ट नियत वेग से गति करे तब डोरी में तनाव mg आएगा। अगर लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित गति करे तब तनाव mg प्लस ए होता है। ऊपर की ओर लिफ्ट यदि मंदित गति कर रही है तब तनाव mg माइनस ए होता है। इसी प्रकार से एक मनुष्य के भार वाला भी क्वेश्चन होता है कि एक आदमी लिफ्ट के अंदर बैठा है, लिफ्ट ऊपर की ओर नियत वेग से गति कर रही है, तो मनुष्य का आभासी भार अपरिवर्तित रहता है। लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित गति कर रही है तो आभासी भार बढ़ जाता है। लिफ्ट ऊपर की ओर मंदित गति करती है तो आभासी भार घट जाता है। तो लिफ्ट की गति ऊपर की ओर किस प्रकार से हो रही है वो भी देखना है अपने को। यहां ये कैपिटल एम है, वो लिफ्ट प्लस आदमी का द्रव्यमान होगा, तो लिफ्ट का द्रव्यमान 960, आदमी का द्रव्यमान 940, आदमी का द्रव्यमान 60, जी का मान हमारे पास लगभग 10 रख लेते हैं, 10 दिया हुआ भी है, प्लस त्वरण का मान कितना है? 1। ये त्वरण किसका है? लिफ्ट का। तो ये हो चुका है हमारे पास 1000 इंटू 11, तो ये आ चुका है 11,000 न्यूटन। ये लिफ्ट की डोरी में तनाव होगा। तो इस प्रकार से आप लिफ्ट की डोरी में तनाव ज्ञात कर सकते हैं अगर लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित गति करती है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? v वेग से कोई गतिशील वस्तु है कोई, उसका संवेग और गतिज ऊर्जा, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के आंकिक मान समान है, के संख्यात्मक मान समान है, तो v का मान क्या होगा? यह प्रश्न है। कोई v वेग से गतिशील वस्तु है, हमें दे रखा है कि उसका संवेग और गतिज ऊर्जा के आंकिक मान समान है, तो v का मान क्या होगा? इस प्रश्न को किस प्रकार से देखेंगे? हमें यह दे रखा है और हमें यह भी पता है कि गतिज ऊर्जा और संवेग में एक संबंध होता है। वो संबंध क्या होता है? k बराबर p स्क्वायर अपॉन 2m। अब ये कह रहा है कि वस्तु का संवेग और गतिज ऊर्जा के आंकिक मान समान है, तो अपने इसमें मान लेते हैं। मानना गतिज ऊर्जा जो है वो x, इसको x मान लिया। जब गतिज ऊर्जा x है तो संवेग का आंकिक मान भी x होगा, इसको भी अपने x रखेंगे, x का स्क्वायर अपॉन 2m। x से
x कैंसिल हो गया। अगर यहां से m देखें तो m की वैल्यू आ गई xy2, ये m की वैल्यू आ रही है। हमसे क्या पूछ रहा है, v का मान क्या होगा। तो हमें यह भी पता है कि गतिज ऊर्जा जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। मैंने गतिज ऊर्जा का मान x माना था, इसको x पुट कर दिया हाफ, और द्रव्यमान का मान ज्ञात कर चुका हूं x/2 इंटू वी स्क्वायर। x से x कैंसिल हो जाएगा तो वी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी, अर्थात v का मान 2 होगा। तो वेग कितना होगा, 2। नेक्स्ट प्रश्न, कह रहा है कि 3m द्रव्यमान का कोई वस्तु है, वो 3 समान टुकड़ों में टूट जाती है। तो बताओ उसमें 2 टुकड़ों के वेग दे रखे हैं v जे कैप और v आई कैप, तीसरे टुकड़े का वेग पूछा है। एक बात देना, अगर कोई भी वस्तु अचानक, जैसे बम में अचानक विस्फोट हुआ और उसके एक टुकड़े हो गए या 2 टुकड़े हो गए, तो वहां पर संवेग संरक्षित रहता है, क्योंकि वहां बाहर से कोई बल नहीं लगता। बम हुआ, जैसे उसके 2 टुकड़े हुए या 3 टुकड़े हुए, तो वहां पर उस स्थिति के अंदर संवेग संरक्षित रहेगा। तो यहां भी कुछ इसी प्रकार का प्रश्न है। 3m द्रव्यमान की कोई वस्तु 3 समान टुकड़े, समान का मतलब ऐसे वस्तु थी जिसका द्रव्यमान 3m है, इसके 3 टुकड़े हो गए इस प्रकार से। 3 टुकड़े समान द्रव्यमान के हुए, इसका पहले का द्रव्यमान m है, दूसरे का भी m है, तीसरे का भी m है। उसमें से आपको 2 के वेग दे रखे हैं, v जे कैप और v क्या आई कैप है। पूछ रहा है तीसरे का वेग क्या होगा। एक चीज इसमें ध्यान रखना, एक का वेग v आई कैप मतलब वो x अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है, दूसरे का वेग v जे कैप अर्थात वो y अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है। तो तीसरा टुकड़ा किस दिशा में गति करेगा। अगर एक x अक्ष के अनुदिश कर रहा है, एक y अक्ष के अनुदिश कर रहा है, तो तीसरा टुकड़ा xy तल में गति करेगा, z अक्ष के अनुदिश नहीं, xy तल में गति करेगा, तभी यहां संवेग क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। तो हम इस प्रश्न में संवेग संरक्षण नियम लगा देते हैं। संवेग संरक्षण नियम से फटने से पहले, इसके टुकड़े होने से पहले संवेग कितना था, 0 था। टुकड़े होने के बाद में भी संवेग 0 रहेगा। पहले का संवेग द्रव्यमान m1 उसका वेग v1 प्लस दूसरे का द्रव्यमान m2 वेग v2 प्लस तीसरे का द्रव्यमान m3 वेग v3। 0 पहले टुकड़े का द्रव्यमान m है, उसका वेग आपको दे रखा है, इसका वेग v जे कैप, v जे कैप प्लस दूसरे टुकड़े का द्रव्यमान भी m है, उसका वेग दे रखा है v आई कैप प्लस तीसरे टुकड़े का द्रव्यमान भी m है, इसका वेग अपने v3 वेक्टर मान लेते हैं। इनको में से m कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से v3 वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, इसको इधर ले जाते हैं, माइनस वी जे कैप माइनस का v आई कैप, ये तीसरे टुकड़े का वेग होगा। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में यहां माइनस वी कॉमन ले रखा है, तो माइनस वी आई कैप प्लस जे कैप, ये तीसरे टुकड़े का क्या होगा, वेग होगा। तो तीसरे टुकड़े का वेग होगा माइनस वी आई कैप प्लस जे कैप। ध्यान रखना, अगर इसमें 2 टुकड़े, उसमें से एक टुकड़ा एक्स अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है, दूसरा वाई अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है, तो तीसरा टुकड़ा एक्स वाई तल में गति करता है, और इनके अंदर संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, किसी F बल के प्रभाव में कण गति कर रहा है, आपको उसका समय और x में संबंध दे रखा है। x यहां पर उसका विस्थापन होगा,
कह रहा है अपने को उस समय विस्थापन बताओ जब वेग शून्य होगा। अब इस लाइन को थोड़ा देखो, अपने से क्या पूछ रहा है, उस समय विस्थापन बताना है। उस समय कब, जब उसका वेग क्या है, शून्य। तो पहली बात वेग ज्ञात करें, उसको शून्य पुट करें तो वहां से वो समय आएगा। उस समय हमें क्या बताना है, विस्थापन ज्ञात करना है। समीकरण क्या है, t बराबर √x+3 है। आपको ये कह रहा है कि उस समय क्या बताओ, विस्थापन कब, जब वेग क्या है, शून्य। तो पहले वेग ज्ञात करें, उसको शून्य रखेंगे, समय आ जाएगा, उस समय विस्थापन ज्ञात कर लेंगे। तो पहले इसमें अपने x का मान ज्ञात कर लेते हैं अलग से, क्योंकि इसमें रूट आ रहा है। तो t-3 बराबर √x, स्क्वायर करें दोनों तरफ, x बराबर हो जाएगा t² -6t प्लस क्या 9। ये वैल्यू किसकी आ चुकी है, x की। हमसे पूछ रहा है उस समय विस्थापन क्या होगा जब वेग शून्य है। तो पहले यहां से वेग ज्ञात करें। वेग कैसे ज्ञात करेंगे, dx/dt, इस x का अवकलन करें अपने, तो वो आ जाएगा t² का अवकलन करेंगे 2t -6 प्लस 0। प्रश्न कह रहा है कि वेग को 0 रखना है, तो पहले इस वेग को 0 रख देते हैं। तो 2t -6 अर्थात t का मान 3 सेकेंड, अर्थात 3 सेकेंड पर उस वस्तु का वेग शून्य होगा। 3 सेकेंड पर वस्तु का वेग शून्य है, जबकि हमसे क्या पूछ रहा है, उस समय उसका विस्थापन क्या होगा। अर्थात यहां t बराबर 3 सेकेंड पर विस्थापन ज्ञात कर लेते हैं। जो विस्थापन का समीकरण ये रहा, इसमें टाइम पुट कर दें तो x का मान क्या आएगा, किस समय वेग शून्य है, 3 सेकेंड पर। तो 3 का स्क्वायर -6 × 3 प्लस क्या कहेंगे 9, ये 9 और 9 18 -18 अर्थात कितना आ गया 0। तो उस समय उसका विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा। नेक्स्ट प्रश्न, सो इसका आंसर हमारे पास सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक वस्तु है, उसको लकड़ी के ब्लॉक में 3 सेंटीमीटर अंदर चली जाती है, तो उसका जो वेग है वो आधा लॉस हो जाता है। आधा लॉस होने का मतलब आधा शेष बचेगा। ठीक है, आगे कह रहे हैं, आगे क्या कह रहे हैं, लकड़ी के ब्लॉक के अंदर उसको विरामावस्था से आने से पहले, मतलब आगे जब वो रुकेगी, विरामावस्था में आएगी, तो उसके द्वारा तय की गई आगे दूरी कितनी होगी। प्रश्न में क्या, ऐसे कोई लकड़ी का कोई गुटका है, ऐसे कोई गोली आ रही थी, मान लिया उसका वेग कितना है v, वो इसमें अंदर धंस गई और उसने आधा वेग उसका लॉस हो गया, अर्थात यहां वेग बचेगा उसका v/2। और कितना अंदर धंसी, उसको अपने S1 मान लेते हैं, तो वो क्या है 3 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि आगे रुकने से पहले, मतलब यहां से वो आगे जाके उसके अंदर धंस कर रुक जाएगी, उससे पहले तय की गई दूरी बताओ कितनी होगी। अर्थात आपको S2 ज्ञात करना है। देखो एक वस्तु थी लकड़ी के ब्लॉक में, ऐसे वस्तु थी लकड़ी के ब्लॉक में 3 सेंटीमीटर धंसी और उसका आधा वेग कम हो गया, तो आगे कितना वो तय करके दूरी रुक जाएगी, ये ज्ञात करना है। अब ये वेग कम कैसे हो रहा है, आगे से विरोध कर रही है लकड़ी, इस गुटके की लकड़ी जो है वो उस बुलेट का, यहां भी उस पर मंदन कितना काम करेगा ए, यहां भी मंदन क्या होगा ए, लकड़ी के द्वारा मंदन ए काम करेगा। तो अगर थोड़ा सोचें तो एक स्थिति ये है, एक स्थिति ये है, दोनों स्थितियों में समीकरण बन सकती हैं। समीकरण कैसे, गति का तीसरा समीकरण v² - u² बराबर 2as होता है। अगर प्रथम स्थिति में देखें तो प्रथम स्थिति में क्या है अपने को, प्रथम स्थिति में प्रारंभिक वेग v है, अंतिम वेग v/2 है, और कितना अंदर जाके 3 सेंटीमीटर, तो अंतिम वेग कितना है v/2 का होल स्क्वायर, प्रारंभिक वेग v उसका स्क्वायर बराबर 2, मंदन काम कर रहा है
तो माइनस ले लेंगे, ए तय की गई दूरी S1, तो ये हो जाएगा हमारे पास v²/4 माइनस v² बराबर -2a/S1, अर्थात 3v²/4 बराबर -2a/S1। ये क्वेश्चन फर्स्ट आ चुकी है। फिर सेकंड कंडीशन में क्या है, अगर इसी प्रकार से समीकरण दूसरी स्थिति में देखें तो दूसरी स्थिति में प्रारंभिक वेग v/2, अंतिम वेग 0, तो अंतिम वेग कितना 0 माइनस प्रारंभिक वेग v/2 का होल स्क्वायर बराबर -2a। माइनस मतलब मंदन काम कर रहा है, मंदन वही काम करेगा, और इसमें तय की गई दूरी S2। ये समीकरण अपने पास सेकंड आ चुकी है। अगर दोनों इक्वेशनों को डिवाइड करें तो यहां माइनस माइनस v² हमारे पास यहां बचेगा 3, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड, तो 3 बराबर हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास S1/S2। हमसे क्या पूछ रहा है, S2 मतलब आगे कितना धंसकर वो रुक जाएगी, तो S2 बराबर क्या आ जाएगा S1/3। S1 का मान 3 सेंटीमीटर है अपॉन 3, अर्थात कितना आगे वो 1 सेंटीमीटर तय करके दूरी विरामावस्था में आ जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न एक थ्योरेटिकल प्रश्न है। ये कह रहा है किसी निकाय या वस्तु का जड़त्व गुण किस पर डिपेंड करता है। अब जो जड़त्व गुण होता है इसको अपने आई से लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है mr²। किसी भी वस्तु या निकाय का जड़त्व गुण 3 बातों पर डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है ये द्रव्यमान पर, दूसरा डिपेंड करता है द्रव्यमान की घूर्णन अक्ष से दूरी पर, या हम लोग कह सकते हैं घूर्णन अक्ष पर। तीसरा डिपेंड करता है ये द्रव्यमान वितरण पर। द्रव्यमान वितरण का तात्पर्य क्या है कि उस वस्तु में द्रव्यमान किस प्रकार से वितरित है। जैसे वलय होती है, जो ये वलय है, इसमें द्रव्यमान कहां वितरित है, उसकी परिधि पर है। अगर शक्ति की बात करें तो शक्ति में द्रव्यमान कहां वितरित है, उसकी सतह पर। तो दोनों वस्तुओं में द्रव्यमान का वितरण अलग अलग है, इस कारण दोनों वस्तुओं का जड़त्व गुण भी अलग अलग होगा। इसमें द्रव्यमान का वितरण परिधि पर है, इसमें द्रव्यमान का वितरण पृष्ठ पर है, तो दोनों वस्तुओं में द्रव्यमान का वितरण अलग अलग है। जैसे खोखला गोला होता है, एक ठोस गोला, खोखले गोले में द्रव्यमान पृष्ठ पर वितरित रहता है, जबकि ठोस गोले में द्रव्यमान उसके अंदर एक समान रूप से आयतन में वितरित रहता है। तो दोनों वस्तुओं में द्रव्यमान का वितरण अगर अलग अलग है तो जड़त्व गुण भी अलग अलग होगा। अब इसमें देखिए अपने निकाय के द्रव्यमान पर बिल्कुल करता है। अक्ष की स्थिति मतलब कौन से अक्ष के प्रति जड़त्व गुण ज्ञात कर रहे हैं, अलग अलग अक्षों के प्रति अलग अलग होता है। तीसरा है द्रव्यमान वितरण पर, बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इस पर भी डिपेंड करेगा, अर्थात इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट प्रश्न फिर वापिस वही थ्योरेटिकल। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोई वलय है, वलय मतलब रिंग है कोई, को पिघलाकर मेल्ट करके एक ठोस गोले के रूप में बदल दिया जाता है, तो बताओ जड़त्व गुण जो है वो घटेगा या बढ़ेगा। वैसे अगर देखें तो वलय की त्रिज्या अधिक होती है, जब उसको आप ठोस गोले में बदलेंगे तब उसकी त्रिज्या बहुत कम होगी, किसकी तुलना में, वलय की तुलना में। वैसे अपने इसको सही तरीके से अगर देखना हो तो घनत्व मेथड से यूज करते हैं, लेकिन अगर वैसे ही देख लें अपने वलय में द्रव्यमान दूर है, उसी वलय से आप ठोस गोला बनाया तो उसमें द्रव्यमान क्या आएगा, इस अक्ष के
नजदीक आएगा, क्योंकि ठोस गोले की त्रिज्या वलय की तुलना में बहुत कम होगी। इस कारण जड़त्वागुण, अगर द्रव्यमान इस अक्ष से दूर है, जड़त्वागुण ज्यादा इसके नजदीक आ गया तो जड़त्वागुण कम हो जाएगा, या जड़त्वागुण क्या हो जाएगा, घट जाएगा। वैसे इसको बेसिक मेथड लगाएं अपने तो इसका घनत्व मेथड, इसका घनत्व मेथड से अपने देखेंगे, कंपेयर करते हैं। लेकिन यहां पर वैसे थोड़ा आइडिया ले सकते हैं कि वलय में द्रव्यमान दूर है, इस ठोस गोले की त्रिज्या वलय की तुलना में बहुत कम होगी, इसका जड़त्वागुण क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति है वो घूमते हुए टेबल पर बैठा है। इस प्रकार से कोई टेबल है, वो क्या हो रहा है, घूम रहा है, इसके ऊपर आदमी बैठा है। अचानक, यकायक अचानक वो क्या करता है, अपनी भुजाएं सिंकुड़ लेता है। इस प्रकार से भुजाओं को वो क्या करता है, वो सिंकुड़ लेता है। अब एक बात ध्यान रखना, कोई आदमी ऐसे घूमता घूमता अचानक बाहों को सिंकुड़ ले तो द्रव्यमान इस अक्ष के नजदीक आएगा। द्रव्यमान इस अक्ष के नजदीक आए तो जड़त्वागुण घट जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति अचानक घूमता घूमता हाथों को क्या कर ले, सिंकुड़ ले, तो अगर सिंकुड़ ले तो अपने थोड़ा सा देखें, ऐसे उसने हाथों को फैला रखा है, हाथों को सिकुड़ेगा तो द्रव्यमान इस घूर्णन अक्ष के नजदीक आएगा। घूर्णन अक्ष के नजदीक होगा तो जड़त्वागुण उसका क्या होगा, घटेगा। एक यहां पर कोणीय संवेग संरक्षण नियम होता है। कोणीय संवेग संरक्षण नियम क्या कहता है, अगर किसी निकाय पर बाह्य बल गुण काम नहीं कर रहा तब उसका जो एल होता है कोणीय संवेग, वो क्या रहेगा, नियत रहता है। और एल बराबर होता है आई ओमेगा, उसकी वैल्यू नियत होगी। अर्थात ओमेगा और आई एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो गए। अर्थात जड़त्वागुण, अगर आप ये भी कह सकते हो ओमेगा उसका कोणीय वेग है, और कोणीय वेग ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी होता है, तो ओमेगा को अपने 2 पाई अपॉन टी लिखेंगे तो 1 अपॉन टी भी आ जाएगा। इसको कहते हैं अपने कोणीय संवेग संरक्षण नियम। इस प्रश्न में उसने कहा अचानक वो हमारे पास भुजाओं को सिंकुड़ लेता है, अर्थात क्या होगा, द्रव्यमान इस घूर्णन अक्ष के, अगर हाथों को सिंकुड़ेगा, हाथों को ऐसे फोल्ड कर रहा है तो द्रव्यमान इस अक्ष के नजदीक आएगा। द्रव्यमान इस अक्ष के जितना नजदीक होगा जड़त्वागुण उतना ही कम होगा, जड़त्वागुण घटेगा। अब जड़त्वागुण घट गया अर्थात उसका जो कोणीय वेग है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कोणीय वेग बढ़ेगा। अगर घूर्णन काल पूछ ले तो कोणीय वेग बढ़ा, घूर्णन काल घट जाएगा। कहे कौन सी राशि नियत रहेगी, तो जो एल जिसको अपने क्या कहते हैं, इसका कोणीय संवेग, वो हमें क्या मिलेगा, नियत मिलेगा। सेम ही प्रश्न पृथ्वी के लिए भी होता है। क्वेश्चन है कि पृथ्वी ऐसे घूम रही है, अचानक अगर वो सिंकुड़ जाए, अचानक सिंकुड़ेगी तो द्रव्यमान इस घूर्णन अक्ष के नजदीक आएगा, जड़त्वागुण घटेगा, कोणीय वेग बढ़ेगा, घूर्णन काल भी घटेगा, पृथ्वी का कोणीय संवेग नियत रहेगा। ये कोणीय संवेग संरक्षण नियम होता है। तो अब देखते हैं प्रश्न में पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, इसका कोणीय वेग घट जाएगा। देखें कोणीय वेग घटेगा नहीं, कोणीय वेग बढ़ेगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट है उसका जड़त्वागुण घट जाएगा, तो देखें जड़त्वागुण घटेगा, बिल्कुल सही बात है, जड़त्वागुण उसका क्या हो जाए, घट जाए, क्योंकि द्रव्यमान इस अक्ष के नजदीक आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, कोणीय वेग नियत रहेगा, नहीं कोणीय वेग नियत नहीं रहेगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कोणीय संवेग बढ़ जाएगा, गलत बात, कोणीय संवेग इसमें क्या रहता है, नियत रहता है। कोई भी व्यक्ति अचानक घूमता घूमता हाथों को फैला ले या हाथों को सिंकुड़ ले तो वहां पर एक राशि नियत रहती है, उस राशि को अपने कोणीय संवेग कहते हैं, क्योंकि उस पर बाहर से कोई बाह्य बल गुण काम नहीं करता। अगर किसी वस्तु या निकाय पर
बाह्य बल गुण काम ना करे तो उस स्थिति में उसका निकाय का कोणीय संवेग नियत रहता है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न में है 9 केजी मीटर स्क्वायर, 1 केजी मीटर स्क्वायर जड़त्वागुण, अर्थात ये जड़त्वागुण दे रखे हैं I1 और I2। पहले का जड़त्वागुण 9 केजी मीटर स्क्वायर, दूसरे का जड़त्वागुण 1 केजी मीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं। वाली कोई दो वस्तुएं हैं कि घूर्णन ऊर्जा क्या समान है, घूर्णन ऊर्जा समान है, उनके कोणीय संवेगों का अनुपात पूछा है। एक यहां घूर्णन जो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है, जैसे रेखीय गतिज ऊर्जा होती है, सिमिलर ही घूर्णन गतिज ऊर्जा। घूर्णन गतिज ऊर्जा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला L²/2I। L कोणीय संवेग है, हमसे क्या पूछ रहा है, कोणीय संवेगों का अनुपात बताओ। तो L बराबर क्या आ जाएगा, रूट में 2I/KR हो जाएगा। अब प्रश्न में क्या है, उनकी घूर्णन गतिज ऊर्जाएं समान है, अर्थात ये राशि समान है, ये भी समान है, तो अर्थात L समानुपाती √I हो जाएगा। इनका कोणीय संवेग जड़त्वागुण के रूट के समानुपाती। अगर कोणीय संवेगों का अनुपात देखें तो रूट में I1/I2 हो जाएगा, और रूट में I1 का मान हमारे पास 9, I2 का मान 1, अर्थात 3:1। ये इनके कोणीय संवेगों का अनुपात आ जाएगा। तो कोणीय संवेगों का अनुपात आ जाएगा 3:1। नेक्स्ट प्रश्न, वापिस वही थ्योरेटिकल ये क्वेश्चन है। प्रश्न क्या है, वह राशि बताओ जो वस्तु की घूर्णन गति से जुड़ी नहीं होती। वस्तु घूर्णन गति कर रही है, तो ऐसी कौन सी राशि जो घूर्णन गति से संबंधित जुड़ी हुई नहीं है। पहला है जड़त्वागुण, बिल्कुल जड़त्वागुण अपने घूर्णन गति से जुड़ा होता है। दूसरा है बलागुण, बिल्कुल टॉर्क जो होता है बलागुण भी घूर्णन गति से जुड़ा है, बलागुण ही घूर्णन गति करवाता है, और बलागुण को अपने टॉर्क भी कहते हैं, अपने फोर्स टॉर्क। तीसरा है कोणीय वेग, बिल्कुल कोई वस्तु घूर्णन गति कर रही है तो कोणीय वेग भी उससे जुड़ा होगा। चौथा है द्रव्यमान, बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। द्रव्यमान सीधा सीधा घूर्णन गति से जुड़ा नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, कोई चकती है, कोई चकती है, उसकी तल में स्थित कोई स्पर्श रेखा के प्रति जड़त्वागुण I है। तो ऐसे एक तो पहले देखो, चकती इस प्रकार से चकती है, चकती का अगर आपको जड़त्वागुण ज्ञात करना हो, ये उसकी होती है ज्यामिति x, ये होती है तल के लंबवत स्पर्श रेखा, ये उसकी व्यास है, ये हमारे पास व्यास के समांतर या तल में स्पर्श रेखा है। ये स्पर्श रेखा जो है वो तल के लंबवत स्पर्श रेखा है। ये स्पर्श रेखा यहां तल में स्पर्श रेखा होती है। एक चकती का जड़त्वागुण इन सभी अक्षों के प्रति कितना कितना होता है, इस ज्यामिति अक्ष के प्रति होता है 1/2 mr²। इस रेखा के प्रति होता है इसका जड़त्वागुण 3/2 mr²। इस रेखा के प्रति इसका जड़त्वागुण होता है 1/4 mr²। इस रेखा के प्रति इसका जड़त्वागुण जो होता है वो होता है 5/4 mr²। तो पहले आपको इसके फॉर्मूले पता होने चाहिए। अब प्रश्न क्या कह रहा है अपने को, प्रश्न ये कह रहा है कि किस चकती का तल में स्थित स्पर्श रेखा, जो इसकी ये तल में स्थित स्पर्श रेखा ये वाली है,
तल में स्पर्श रेखा, इसके प्रति जड़त्वा गुण कितना दे रखा है, आई। तो हमें यह पता है कि जो जड़त्वा गुण दिया है आई, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होगा 5/4 mr²। अगर मैं यहां से mr² का मान निकालूं तो वो आ चुका है 4i/5। फिर आगे प्रश्न क्या कह रहा है, तल के लंबवत जो स्पर्श रेखा है उसके प्रति जड़त्वा गुण का मान क्या होगा। ये तल के लंबवत स्पर्श रेखा, इसके प्रति जड़त्वा गुण पूछा है, जिसके प्रति जड़त्वा गुण पूछा है उसको अपने आई डैश मान लें। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 3/2 mr², और mr² का जो मान है वो हमारे पास आ रहा है 4i/ क्या कहेंगे 5। तो इसको अगर सॉल्व करें हमारे पास तो ये आ जाएगा 6i/ क्या 5। तो इस प्रकार के प्रश्नों को इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, 4i/5 हो जाएगा हमारे पास, सॉरी 6i/5। आपको इस प्रश्न में क्या था, इस रेखा के प्रति जड़त्वा गुण दे रखा था जो तल में स्पर्श रेखा है, तो उसका मैंने फॉर्मूला लिख के वहां से mr² का मान ज्ञात कर लिया। फिर क्या है, इस रेखा के प्रति जड़त्वा गुण पूछ रहा है जो तल के क्या है लंबवत है, तो उसका फॉर्मूला रख के मैंने उसमें mr² का मान पुट कर दिया, तो ये आ जाएगा 6i/5। तो इस प्रकार के प्रश्नों को ऐसे कर सकते हैं अपने। नेक्स्ट प्रश्न सीधा फॉर्मूला बेस पर है। गोलीय कोष मतलब खोखला गोला का द्रव्यमान m है, त्रिज्या r है, व्यास के प्रति जड़त्वा गुण बताओ कितना होगा। तो आप इसमें ध्यान रखना, अगर हमारे पास गोलीय कोष या खोखला गोला होता है, ये खोखला गोला है जिसका द्रव्यमान m और त्रिज्या r है, ये जो रेखा है इसकी, ये रेखा, इस रेखा को अपने इसकी व्यास कहेंगे, इसी को ज्यामितीय अक्ष भी बोलते हैं। व्यास के प्रति और इसकी ज्यामितीय अक्ष के प्रति जो जड़त्वा गुण होता है वो होता है 2/3 mr²। कोई भी खोखला गोला जिसको गोलीय कोष कहते हैं उसका ये व्यास भी है और यही उसकी ज्यामितीय अक्ष भी है, उसके प्रति जड़त्वा गुण 2/3 mr²। अगर इसके समांतर किसी स्पर्श रेखा के प्रति पूछे तो इसका स्पर्श रेखा के प्रति जो जड़त्वा गुण होता है खोखले गोले का वो हो जाएगा हमारे पास 5/3 mr²। आप इसके साथ साथ ठोस गोले का भी ध्यान रख सकते हैं। अगर गोला कैसा हो, ठोस गोला, और ठोस गोले का ज्यामितीय अक्ष के प्रति जड़त्वा गुण पूछे तो वो होता है 2/5 mr²। आपको ये दोनों फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। खोखले गोले का पूछे 2/3 mr², ठोस गोले का पूछे 2/5 mr² होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है समान द्रव्यमान समान है। एक तो है गोलीय कोष, एक क्या है ठोस गोला, इनके जड़त्वा गुण बराबर हैं। एक तो गोलीय कोष दे रखा है, एक ठोस गोला, दोनों के जड़त्वा गुण बराबर हैं। साथ साथ इसने एक बात और कह दी, द्रव्यमान भी समान है। हमसे पूछ क्या रहा है, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो हमें यह दे रखा है कि खोखले गोले का जड़त्वा गुण ठोस गोले का जड़त्वा गुण आपस में क्या है, बराबर है। बताओ खोखले गोले का जड़त्वा गुण कितना होता है, अभी लिखा था फॉर्मूला 2/3 mr²। इसकी त्रिज्या मैंने r1 ले ली, इसका कितना होगा 2/5 mr²। देखो द्रव्यमान दोनों के क्या दे रखे हैं, समान। यहां लिख रखा है समान द्रव्यमान समान है, त्रिज्या अलग अलग ले ली और जड़त्वा गुण बराबर दे रखे थे, तो m से क्या हो जाएगा
m कैंसिल हो जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा 2। अगर इनकी त्रिज्याओं का अनुपात निकालें r1 स्क्वायर बटे r2 स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो 3/5, रूट अप्लाई करें तो r1 अपॉन r2 की वैल्यू हो जाएगी रूट में 3:5। तो ये हमारे पास में पहला इसका आंसर हो जाएगा। आपको खोखले गोले का जड़त्व गुण और ठोस गोले का जड़त्व गुण के दोनों फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, घूम रही है दो वस्तुएं घूम रही है कि कोणीय संवेग समान है। कोणीय संवेग का मतलब अर्थात L दोनों का क्या दे रखा है? समान दे रखा है, L समान है। आगे कह रहे उनके जड़त्व गुण क्रमशः I1 और I2 है। साथ में एक बात और कह दी कि I1 ज्यादा किससे है? I2 से। तो कह रहा है किस पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। तो हमसे यहां घूर्णन गतिज ऊर्जा की बात कर रहा है और प्रश्न में जड़त्व गुण और कोणीय संवेग समान है। तो घूर्णन जो गतिज ऊर्जा होती है, घूर्णन गतिज ऊर्जा का सूत्र जो होता है वो होता है L²/2I। अब प्रश्न में दोनों का कोणीय संवेग क्या है? समान, अर्थात L की वैल्यू क्या है? नियत है, समान है। तो यहां से देख रहे हैं घूर्णन गतिज ऊर्जा जो है वो इनके जड़त्व गुण के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी। अब जड़त्व गुण क्या है? पहले का ज्यादा है, दूसरे का क्या है? कम, अर्थात घूर्णन गतिज ऊर्जा उल्टी हो जाएगी। घूर्णन गतिज जो ऊर्जा है वो पहले की कम होगी, घूर्णन गतिज ऊर्जा दूसरे की ज्यादा होगी। पहले का जड़त्व गुण ज्यादा, उसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा कम, दूसरे का जड़त्व गुण कम, उसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा ज्यादा। तो घूर्णन गतिज ऊर्जा अधिक किसकी होगी? तो अर्थात सेकंड वाला जो वस्तु होगी उसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इस प्रकार से हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात की। थैंक यू, जय हिंद।